नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना, देवरिया, उत्तर प्रदेश। आज अपने इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो शीर्षक लेकर के उपस्थित हुआ हूं वह है समास। समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। इसमें प्रथम शब्द को पूर्व पद तथा द्वितीय शब्द को उत्तर पद कहते हैं तथा दोनों पदों के संयोग से जिस नवीन सार्थक शब्द की सृष्टि होती है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे अगर हम ये पहला उदाहरण देखें राजपुत्र वाला, तो इसमें पूर्व पद होगा राजा, उत्तर पद होगा पुत्र तथा समस्त पद होगा राजपुत्र। और पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से समस्त पद बनने की यह प्रक्रिया कहलाती है समास। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं, कुछ विद्वान 4 प्रकार के भी मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 6 प्रकार ही लेकर के चलूँगा। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास वे समास होते हैं जिनमें पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद भी अव्यय ही होता है। जैसे प्रतिदिन, पूर्व पद हो गया प्रति, उत्तर पद हो गया दिन। अगर इसका हम विग्रह करें तो हो जाएगा हर एक दिन। देखिए, 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास है, तो फिर से उस एक शब्द को तोड़ करके बहुत शब्द कर देने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, समूल। स पूर्व पद है, मूल उत्तर पद है, विग्रह हो गया मूल सहित, मूल माने जड़। तो देखिए इस उदाहरण में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्व पद है प्रति वह अव्यय है, स अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है दिन, और मूल भी संज्ञा है। एक सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, जो लोग नहीं जानते होंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। उनका रूप सदैव स्थिर होता है, उनका एक ही रूप उस भाषा में प्रचलित होता है। जैसे आप देखिए क्रिया विशेषणों को ही ले लीजिए। वह तेज दौड़ता है। तेज शब्द क्रिया यानी दौड़ने की विशेषता बतला रहा है। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। तो आप देखिए बहुवचन कर दिए, वे तेज दौड़ते हैं। स्त्रीलिंग करिए, वह तेज दौड़ती है। काल बदल दीजिए, वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ेगा, वह तेज दौड़ चुका है। सभी स्थितियों में तेज शब्द तेज ही है, उसका तेजो नहीं हो सकता, बहुवचन भी नहीं हो सकता। लेकिन दौड़ने का रूप परिवर्तित हो रहा है। वह दौड़ता है लेकिन वे दौड़ते हैं। और लड़की हो तो वह दौड़ती है, तो दौड़ता, दौड़ते, दौड़ती, ये रूप बदल रहा है। यानी क्रिया विकारी है और क्रिया विशेषण अविकारी है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं, जिनका रूप स्थिर होता है अर्थात बदलता नहीं है। प्रतिदिन में देखिए प्रति का रूप हमेशा स्थिर होता है, दिन का बदलता रहता है, दिन का बहुवचन भी हो जाता है दिनों। समूल में भी
स का रूप स्थिर रहता है, मूल का बदलता रहता है। तो आप देखेंगे कि एक मैं आपको और इनसे जो मिल करके बना है प्रतिदिन या समूल, जो ये शब्द जो ये समस्त पद, ये भी अव्यय ही है। प्रतिदिन का बहुवचन भी नहीं बन सकता प्रतिदिनों, और हर काल में एक समान होता है, हर लिंग में एक समान होता है। समूल भी इसी तरह से है। एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि अव्ययी भाव समास पहचानना हो तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उसका पूर्व पद उपसर्ग होता है, लेकिन बस निषेध वाचक या निषेधार्थक उपसर्गों को छोड़ करके, जो जैसे अ, अन, निह, निर, ऐसे उपसर्गों को हम छोड़ देते हैं जिनके निगेटिव सेंस में जिनके अर्थ होते हैं। बाकी उपसर्ग अगर लगे हैं तो अव्ययी भाव समास होगा। जब एक ही शब्द, एक और भी देख लीजिए कि अव्ययी भाव समासी होता है, जब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो और समस्त पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात पूर्व पद भी रात है, उत्तर पद भी रात है, लेकिन रातों रात का रूप स्थिर होता है, रातों रात अव्यय है, रातों रात अविकारी है। हम रातों रातों नहीं कर सकते इसका बहुवचन। रात शब्द जरूर विकारी है, संज्ञा है, लेकिन रातों रात, हाथों हाथ, ये सब जो है अव्यय हैं, इसलिए अव्ययी भाव समास है। अब देखिए द्वंद्व समास। इसमें पूर्व और उत्तर पद के मध्य और शब्द का लोप रहता है। यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में और शब्द लुप्त रहता है। जैसे देखिए माता पिता, माता और पिता हो गया, उसका विग्रह। दिन रात समस्त पद है, उसका विग्रह दिन और रात। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। सुख दुख, सुख और दुख। द्वंद्व का अर्थ कहीं न कहीं संघर्ष भी होता है, विरोध या विपरीत भी होता है। तो आप देखिए कि माता का विलोम पिता, दिन का विलोम रात, उतार का विलोम चढ़ाव, सुख का दुख। तो ये एक प्रकार के युग्म पद होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। अगर एग्जाम में आए और दोनों युग्म पद हैं, दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा है, पूछ दिया कौन सा समास है, तो आप बेधड़क द्वंद्व समास लिख सकते हैं। और उसका विग्रह करना और कुछ नहीं करना है, बीच का योजक चिन्ह यानी जो डैश जैसा है, इस तरह का जो बना है डैश जैसा, आप उसको जो ऐसे बना है उसको हटा करके वहाँ और लिख दीजिए तो अपने आप विग्रह हो जाएगा। सॉरी, इसमें यहाँ अगर माता पिता का विग्रह करना हो तो माता पिता के बीच जो ये चिन्ह बना है, इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, तो अगर उसको हटाकर हम वहाँ और लिख दें तो विग्रह हो जाएगा। अब देखिए द्विगु समास। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए उत्तर पद प्रधान इसलिए लिखा हूँ कि संख्यावाचक पूर्व पद जो है कई बार बहुब्रीहि समास में भी होता है, लेकिन वहाँ अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप देखिए जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, षटकोण 6 कोणों का समाहार। तो इसमें देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे त्रि, चौ या विग्रह में देखिए कि 3, 4, 3, 6 ये सब क्या है? संख्याएं हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं और गिनती है जो भी। तो अगर ऐसा हो तो निसंदेह द्विगु समास है, बशर्ते वह किसी अन्य अर्थ की प्रतीति न कर रहा हो। अब आइए कर्मधारय समास, जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, इसका विग्रह हो जाएगा नीला कमल या नीले रंग का कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो आप देखिए पहले वाले में विशेषण विशेष से संबंध है,
नीला क्या है? विशेषण, कमल विशेष्य है, बताया था पिछली कक्षाओं में। और अलंकार पढ़ाते समय उपमा अलंकार में मैंने उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक आपको पढ़ाया था। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय होती है, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उपमान होती है। चंद्रमा के समान मुख वाली, तो इसमें देखिए मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो दूसरे वाले उदाहरण में उपमेय उपमान संबंध है, पहले वाले उदाहरण में विशेषण विशेष संबंध है, तो यह कर्मधारय समास है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि कहीं अन्य पद प्रधान इसमें न हो। अगर जो है अन्य अर्थ देने लगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास क्या है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर किसी अन्य अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। अब देखिए क्या है कि इसमें देखा जाए तो पीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य है, लेकिन यहाँ पीला वस्त्र अभिप्रेत न हो करके पीतांबर शब्द भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। और ये विग्रह पर भी निर्भर करता है, और कई बार वाक्य में किस तरीके से प्रयोग हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। ट्रिक इसका क्या है कि समास द्वारा निर्मित समस्त पद प्रायः योगऋण पद होते हैं, योगऋण शब्द होते हैं। वह ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब ध्यान दीजिए, योगऋण मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका अर्थ उन दोनों शब्दों पर निर्भर न होके किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष के अर्थ में रूढ़ या नैरो हो चुकी है। आप इस चीज़ को देखिए, पीतांबर, पीला वस्त्र बहुत लोग पहनते हैं, मैं भी पहन के बैठा हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण नहीं कहा जा सकता, वो भगवान कृष्ण के लिए ही रूढ़ हो चुका है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए। आप इस तरह ढेर सारी चीज़ें देखेंगे। और इसमें एक चीज़ देखिएगा, मैंने लिखा कि ऐतिहासिक पौराणिक चरित्रों के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जहाँ आपको कोई ऐसा शब्द दिखे लगे कि अरे तो किसी भगवान का, देवी देवता का, राक्षस का पर्यायवाची है, तो आप तुरंत उस पर बहुव्रीहि समास टिक कर सकते हैं। तो आप देखिए, नीलकंठ भगवान शिव का पर्यायवाची है, पीतांबर भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, दशानन रावण का पर्यायवाची है। अगर हम इसी तरह चतुर्वानन कर दें तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। त्रिलोचन कर दें, शिव जी का पर्यायवाची है, भगवान शिव का। तो ये सारे शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच एक कारक, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, उससे एक समस्त पद बना राजकुमार। तो देखिए इसमें का शब्द का लोप हो गया, और वह क्या है? वह कारक चिन्ह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर का जो समस्त पद बना वो रसोई घर बना, और रसोई घर में के लिए जो शब्द है, के लिए, इसका लोप हो गया है रसोई घर में। इस तरह राजा का कुमार, राजा का कुमार क्या है? ये विग्रह रूप है। रसोई के लिए घर ये विग्रह रूप है, समस्त पद राजकुमार है और समस्त पद रसोई घर है। दोनों एक दूसरे के उल्टे साइड लिखे हुए हैं। फिर देखिए गंगा जल, गंगा का जल से जब जो है हमने समास बनाया, संक्षिप्तीकरण किया, तो गंगा जल हो गया और का कारक चिन्ह का लोप हो गया। अब कारक चिन्ह वगैरह क्या है ये समझना जरूरी है। तत्पुरुष समास के भेद जो है वो कारक चिन्हों के आधार पर ही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विभक्ति, कारक और चिन्ह। विभक्ति में आप देखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन होता है उसको। अब देखिए कि आप विभक्तियों के कारक नाम क्या है, उनके चिन्ह क्या हैं। कर्ता ने कर्म को, आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से
संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो। अब आप इस चीज़ को देखिए कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ से का मतलब है साधन। जैसे वह कलम से लिखता है तो कलम साधन है लिखने का, और यहाँ से का मतलब क्या है, अलगाव या दूरी के अर्थ में, अलगाव या दूरी के अर्थ में है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो यानी पत्ता पेड़ से दूर हो रहा है। मैं वाराणसी से प्रयागराज जा रहा हूँ तो मैं वाराणसी से दूर हो रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इन्हीं आधारों पे वो भी है, इसके भेद भी हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें प्रथम कारक है कर्ता और अंतिम संबोधन, इन दोनों से तत्पुरुष समास का निर्माण नहीं होता है, और ये जो 6 हैं इन्हीं से तत्पुरुष समास के 6 भेद बनते हैं। तो अब देखिए ये देखिए ये 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए आपको आगे ले चलते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष में बताया था कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह है वो को है, तो उसमें को चिन्ह का लोप होगा, और को का लोप हो गया तो कर्म तत्पुरुष। देखिए ग्राम आगत, ग्राम को आया हुआ, को का यहाँ लोप हुआ है। करण के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से तो से का लोप हो गया यहाँ पे। संप्रदान के लिए तो यहाँ पे के लिए का लोप हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से दूर जाने के सेंस में है, यहाँ पे से का भी लोप हुआ और दूर जाने के अर्थ में है, इसलिए आपादान तत्पुरुष। देश निकाला, जिला बदर या रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से दूर हो गया आदमी, ठीक ना। अब आप देखेंगे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, का चिन्ह का लोप हुआ। संबंध का के की रा रे री, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर पे, तो जल अचर, जल में विचरण करने वाला, में का लोप हुआ है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए मैंने अव्ययी भाव पढ़ाते समय कहा था कि इसमें पूर्व पद प्रायः उपसर्ग होते हैं, लेकिन मैंने कहा था निषेधवाचक उपसर्गों को छोड़ करके। अब निषेधवाचक जो उपसर्ग छोड़े गए हैं वो क्यों छोड़े गए, क्योंकि वे नंग तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनमें देखिए कि इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अ और अन उपसर्ग से युक्त होता है। अ, अन और निह या निर भी होता है। इसमें निषेध अर्थ में न के स्थान पर यदि बाद में व्यंजन वर्ण हो तो अ, तथा बाद में स्वर वर्ण हो तो न के स्थान पर अन हो जाता है। जैसे आप देखिए अनाथ, तो अ प्लस नाथ, क्योंकि न क्या है यहाँ व्यंजन है, न व्यंजन है। देखिए यहाँ पे न व्यंजन है, यहाँ न्याय भी व्यंजन है तो अन्याय। आचार में आ स्वर है तो अनाचार, यहाँ अन हो गया, देखिए अन, ठीक। तो इस प्रकार से जितने नी का भी, जैसे निरादर, तो वहाँ भी नंग तत्पुरुष होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि समास और संधि में जो भेद है कि समास शब्दों का योग है, तो संधि जो है वर्णों के योग की प्रक्रिया है, वर्णों, तो ये अंतर है। और समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है और संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। तो आपने अपना कीमती समय दिया और इतने ध्यान और रुचि के साथ देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप ऐसे ही देखते रहें और आगे हम फिर अपना वीडियो लेके अगले टॉपिक पे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अध्ययनशील रहें, अध्यवसायी रहें और हमेशा
सकारात्मक सोच रखें। विदा पुनर्मिलना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।